और 4 जून को नतीजे इस ढंग से आए कि शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। इसमें कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, क्योंकि वो पहले ही पैसा लगाकर निकाल चुके थे, लगा दिया, ऊपर गया, उसके बाद गिर रहा था, बेच दिया। लेकिन कुछ छोटे निवेशक तबाह हो गए। राहुल गांधी ने इस घोटाले में मोदी और शाह को आरोपी ठहराया था। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी ने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह घोटाला हुआ है 30 लाख करोड़ रुपए का और इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। टीएमसी ने भी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे और आज इंडिया गठबंधन का एक दल सेबी में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गया। इंडिया गठबंधन जिस तरह से अभी से मोदी सरकार को घेर रहा है और जो दावा राहुल गांधी ने किया है कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में, उसके बाद क्या मोदी सरकार पर संकट और बढ़ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि आखिर लोकसभा में जो अभी 24 तारीख से लोकसभा की शुरुआत हो रही है, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? आखिर क्यों बार बार बीजेपी को और बीजेपी में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्पीकर पद के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है अपने और अपने सहयोगी साथियों के साथ? और यह काम आखिर राजनाथ सिंह के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? उस मीटिंग में आखिर ओम बिरला क्या कर रहे हैं? यह सब कुछ समझेंगे हम इस चर्चा के दौरान। और इन सब के बीच कि बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में विपक्ष क्या है, क्यों बड़े झटके की बात हम यहां कह रहे हैं? चलिए, क्या राहुल गांधी के उस फाइनेंशियल टाइम्स के पन्ने को फिर से पलटा जाए? चलिए पलटते हैं। उससे पहले हमारे तमाम साथी जो अभी जुड़े हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 3 साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि बिल्कुल उस थिन एज पे हैं, उस जगह पे राहुल गांधी ये मोदी सरकार है जहां से इनकी सरकार गिर सकती है। किस बिना पे ये बात राहुल गांधी यहां कहते हुए दिखाई देते हैं, प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की हैं और ये लंदन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक धागे से लटका हुआ गठबंधन है जिसको मोदी हेड कर रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए बार बार कि बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी नीचे है और वो चुनाव में उनके खिलाफ मैंडेट आया है और ये जो गठबंधन बना है ये बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाने जाते हैं कि वो कैसे समर्थन करते हैं, कैसे नहीं करते। एक बात जो राहुल गांधी ने कही और उस बात पे मैं भी मानता हूं कि वो बात सच है और वो रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि जो ब्रांड मोदी है वो हवा हो गया है और ये बात अभी भी मोदी साहब नकारने में लगे हुए हैं। ये बात अभी भी बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, वो नकारने में लगे कि उनके खिलाफ जो है मैंडेट आया। एक और जो बात इम्पोर्टेंट राहुल गांधी ने कही है और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के बाद बैठेगा फुल बेंच, तब इस बात को वो इसका संज्ञान लेंगे कि उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हुए हैं और जुडिशरी भी कमज़ोर हुई है मोदी साहब के कार्यकाल में पिछले 10 साल में, और जुडिशरी ने अपोजिशन को कोई कभी राहत नहीं दी। ये बात सच है। चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, किस तरीके सरकार बनी और अभी भी कानूनी रूप से वो अवैध सरकार है जो महाराष्ट्र में है। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, इसलिए सरकार चल रही है। इस तरीके से कितनी सरकारें गिराई गईं और वो सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फैसला नहीं किया। ईवीएम के बारे में समय फैसला नहीं किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बहुत लेट आके जजमेंट दिया। तो जुडिशरी के ऊपर भी अब जुडिशरी को रीथिंक करना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है
जनता का जो मैंडेट है वो सिर्फ मोदी जी के भाषणों को नहीं नकारा उन्होंने, पूरी कार्यप्रणाली के खिलाफ एक गुस्सा है जो मैंडेट में निकल कर आया है। और अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता, इस तरीके का मीडिया नहीं होता, निष्पक्ष मीडिया होता इस देश में, तो रिजल्ट ये और कुछ और आते। बीजेपी यहाँ से काफी नीचे दिखाई देती है। जो बीजेपी का वास्तविक नंबर है वो काफी नीचे है। ये जो नंबर हमको दिखता है इलेक्शन कमीशन और प्रशासनिक अधिकारी और इन सब का मिला जुला नंबर है ये। तो जनता की राय जो है वो इस नंबर से भी ज्यादा प्रभावी है जो नंबर दिख रहा है बीजेपी का हमको आज की तारीख में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, इंस्टीट्यूशंस को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए कि जनता का इशारा किस तरफ है और उनको जनता के इशारे को समझना है। सुप्रीम कोर्ट वाकई जो जुडिशरी, जिस तरीके की जुडिशरी ने काम किया है पिछले 10 साल में कि तमाम फैसलों पर, और बड़े बड़े एक्टिविस्ट और लोग जेलों में बेकसूर डाले गए, अभी भी जेलों में हैं लोग। इन सब मामलों पे सुप्रीम कोर्ट को रीथिंक करना है कि कैसे वो संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे रिवाइव करें। जनता का मैंडेट ये है जी कि संविधानवाद को, रूल ऑफ लॉ को जो है वो रिवाइव करें। तो ये बड़ा संकेत है। दूसरा, प्रियंका गांधी जब वहां से लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी जब उपचुनाव लड़ेंगी तो देखिएगा 15-20 दिन फिर वो एक्टिविटी होगी वो तमाम सारी, और जब वो एक्टिविटी होगी तो फिर उसका असर जो है पूरे राष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा। एक बात कांग्रेस को भी समझनी है और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी समझनी है, वो ये है कि जनता ने उनको अगर मैंडेट दिया और बिल्कुल सत्ता की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया, और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो सत्ता में होते ये लोग, वो किन नारों पर, किन बातों पर किया। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो राहुल गांधी बातें कर रहे थे, चाहे जाति जनगणना की, चाहे वो आरक्षण की 50% लिमिट को हटाने की, जी चाहे वो ईडब्ल्यूएस में सब लोगों को एंट्री देने की, ये जो तमाम सारी बातें थी, ये बातें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को छोड़नी नहीं है। चुनाव के बाद मैंने देखा कि शायद इसमें कुछ कमी आ गई। ठीक है, चुनाव के बाद पार्टियां अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं, लंबा कैंपेन था, गर्मी बहुत है, लेकिन अब वापस उन मुद्दों पर आना चाहिए जिसको जनता ने वोट दिया है आपको। उन्हीं मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है आपको, तो उस पर आप लगे रहेंगे तो आगे भी आपको सफलता मिलेगी। स्पीकर की पोस्ट पे जब मैं दोबारा